गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य का पार्ट 1 बड़े भाई साहब कहानी का सारांश जानेंगे। बड़े भाई साहब कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। आपको जो मैं कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का मैं एक सरल भाषा में केवल सारांश मात्र ही सुना रही हूँ। इस कहानी को आप समझने के लिए, पूर्ण समझने के लिए एक बार पाठ का भी रिवीजन करें। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में, अपनी कहानी में सरल शब्दों का, सरल भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमचंद जी की भाषा बहुत सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इस कहानी में अनेकों मुहावरे हैं, अर्थात उनकी भाषा मुहावरेदार दिखाई देती है। उन मुहावरों को जानने के लिए आप व्याकरण बुक देखेंगे, उसमें पाठ्यानुसार अनेक मुहावरे दिए हुए हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। तो चलिए हम अपनी बड़े भाई साहब कहानी सुनाते हैं। बड़े भाई साहब में दो भाई होते, लेखक और लेखक का एक बड़ा भाई। लेखक बड़े भाई से 5 साल छोटा होता है। दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर होता है, लेकिन 5 साल के अंतर के बावजूद बड़ा भाई लेखक से केवल 3 कक्षा ही आगे होता है, केवल 3 कक्षा बड़ी होता है। उसका 3 कक्षा आगे होने का कारण होता है कि जो बड़ा भाई है वो फेल हो जाता है, जबकि बड़ा भाई अत्यधिक मेहनत करता था। दोनों भाई छात्रावास में रहते थे, अपने माता पिता से दूर। छात्रावास में होने के कारण बड़ा भाई छोटे भाई की जिम्मेदारी अच्छे से उठाने की कोशिश करता है और वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे भाई पर पूर्ण ध्यान देता है। उसके लिए वो स्वयं पे कई प्रकार की पाबंदियां लगाता है। वो भी इतना बड़ा नहीं होता, बड़ा भाई भी बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटे से बड़ा होता है। तो वो अपने आप पे कई प्रकार की पाबंदियां लगाता है कि अगर मैं खेलूंगा तो ये छोटा भी खेलेगा। इसलिए वो खेल कूद, खेल तमाशों आदि में से दूर होता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, पूरा समय केवल पढ़ाई करता है। और उस पढ़ाई का कारण होता है छोटा भाई का भी पढ़ाई में मन लगे। इसके विपरीत लेखक, छोटा भाई रहता है, वो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो हमेशा खेल तमाशे देखता है, खेलता कूदता रहता है, पूरा दिन बाहर रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। लेखक और लेखक के भाई की, बड़े भाई की वार्षिक परीक्षा का समय आता है। वार्षिक परीक्षा शुरू होती है और वार्षिक परीक्षा में लेखक फिर अव्वल आता है, प्रथम श्रेणी में पास होता है, और जो बड़ा भाई है वो फेल हो जाता है। फेल होने के कारण वो थोड़ा उदास हो जाता है और लेखक आगे बढ़ जाता है। अब उनकी कक्षा में केवल 2 कक्षा का अंतर हो गया, 1 कक्षा और कम हो जाती है। इस प्रकार लेखक का मन और भी अधिक खेल कूद में लगने लगा और पढ़ाई से उचट गया। लेकिन बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी, जवाबदारी समझने के कारण छोटे भाई को फिर समझाता है, कई प्रकार की नसीहतें देता है और यहाँ तक कह देता है कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्यों ना तुम गांव वापस चले जाओ। अब अम्मा बाबा का पैसा क्यों बर्बाद करते हो, उनके काम में हाथ बटाओ, यहाँ रहकर फालतू लड़कों के साथ खेल कूद में मन मत लगा। लेकिन छोटा भाई इस प्रकार की डांट फटकार सुनकर उसका मन उदास हो जाता है और उसी समय वो अपने पढ़ने का एक टाइम टेबल बना लेता है। उस टाइम टेबल में इतना कठोर पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता वो कि उसमें खेलने की जगह मात्र नहीं रखता। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का पढ़ाई का टाइम टेबल देता, लेकिन बीच में केवल आधे घंटे का बाहर टहलने का अवकाश लेता है। लेकिन ये जान फोड़ू टाइम टेबल भी उसके कोई काम नहीं आता। उसका मन जब भी पढ़ने बैठता, उसका मन बाहर खेल कूद में, मैदान में फुटबॉल
की उछल कूद में चला जाता और वो पढ़ाई से फिर जी चुराने लगता है। और बड़ा भाई इस प्रकार और नसीहतें देता है कि हमारे हेडमास्टर साहब हैं, हमारे अम्मा बाबा हैं, इन सब ने अनुभवी ज्ञान प्राप्त किया है। केवल एक बार तुम कक्षा में पास हो गए हो, इससे तुम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो गए हो। हमारा अनुभव, किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव ज्ञान भी जरूरी होता है। ऐसा उदाहरण देते हुए आगे बढ़ता है और लेखक फिर भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस प्रकार दूसरी वार्षिक परीक्षा फिर आ जाती है। फिर बड़ा भाई फेल हो जाता है और लेखक पास हो जाता है। लेखक का मन फिर और ज्यादा स्वच्छंद हो जाता है। वो स्वच्छंद रूप से खेलता कूदता है और सोचता है कि अब बड़े भाई को मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं रहा, अब वो मुझे किस मुंह से डांटेंगे, ऐसा मन ही मन सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई को उदास देखकर उसका मन भी उदास होता है, लेकिन फिर भी वो खेलना कूदना बंद नहीं करता। लेखक खेलता कूदता है और सोचता है कि मैं तो बिना पढ़े लिखे ही, उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं तो बिना पढ़े लिखे ही पास हो जाऊंगा, आगे भी हो जाऊंगा। इस प्रकार उसकी स्वच्छंदता बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार लेखक स्वच्छंद होते ही और ज्यादा खेलने लगा। बड़ा भाई ये सब कुछ दिनों तक तो देखता रहा और फिर उसने फिर अपनी युक्ति से, अपनी नसीहतों से वापस छोटे भाई को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम मेरी कक्षा तक पहुंचने के लिए तुमने एक कक्षा तो और पास कर ली है और तुम 8वीं कक्षा पास होने के बाद तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो, ज्ञानी समझने लगे हो। अरे यहाँ अहंकार तो रावण का भी नहीं चला है, रावण का भी अहंकार का नाश हुआ है, तो तुम क्या चीज हो। इस प्रकार उसको नसीहत देते हैं रावण का उदाहरण देकर। और आगे वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी कक्षा में अगले साल आ जाओगे और तुमको अपने आप को ध्यान देना चाहिए कि मेरी कक्षा में कितना, जिस कक्षा में मैं हूँ उसमें कितनी मेहनत लगती है। तुम क्या जानो कि परीक्षक जो होते हैं ये किस प्रकार के प्रश्न देते हैं। हिंदी में ही ले लो, हिंदी में सारांश लिखो, कहते हैं लगभग 400 शब्दों में। ये कैसा प्रश्न होगा कि सारांश भी लिखो और 400 शब्दों में। अच्छा है कि सारांश है, वरना पूरा 8-10 पेज लिखवा लेते। ज्योमेट्री में ही देख लो, अ जब ब लिखना है, अ जब ब की जगह ब ज अ लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो गया। हिस्ट्री में देखो इतने हेनरी, इतने जॉन्स होते हैं, उनकी घटनाएं होती हैं। इन लोगों को तो नाम ही नहीं मिलते, पहला हेनरी, दूसरा हेनरी, इस प्रकार के नाम रख देते हैं। तो इन नामों को याद रखने, पहले की जगह दूसरा लिख दिया, दूसरे की जगह पहला लिख दिया तो आंसर गलत हो गया। तुम मेरी कक्षा में आओगे तो तुमको पता चलेगा कि किस प्रकार बड़ी कक्षा की पढ़ाई हो। लेखक तभी ये सारी युक्ति बाण सुनकर फिर अपने छात्रावास में चला जाता है। वहां जाकर फिर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं। बाहर जाकर फिर वो छात्रावास के गेट्स को गाड़ी जैसे चलाता है आगे पीछे, फिर खेलने लगता है और इस तरह वो पढ़ाई से और दूर होता जाता है। लेखक तभी पतंग लूटते लूटते दौड़ता हुआ आगे की ओर जाता है और जो बड़ा भाई है, तब बड़ा भाई बाजार से लौटता हुआ आता होता है। तो लेखक और बड़ा भाई दोनों आपस में टकरा जाते हैं और बड़ा भाई लेखक को इस प्रकार पतंग लूटते देखकर उसे वापस से डांटता, नसीहत देता है कि तुम अब बड़ी दर्जे में आ गए हो और तुम इस प्रकार के लड़कों के साथ खेल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसी समय तभी सहसा एक पतंग की डोर दोनों के सिर के ऊपर से गुजरती है। लेखक छोटा होता है और बड़ा भाई बड़ा होता है। बड़े होने के कारण बड़ा भाई लंबा हाथ करके उस डोर को पकड़ लेता। उस डोर को पकड़ने के साथ ही वो भी अचानक उसमें एक बच्चे जैसा मन आ गया और दोनों भाई पतंग की डोर पकड़े हुए बड़ा भाई आगे आगे दौड़ा और लेखक पीछे पीछे दौड़ता चला गया और अपने हॉस्टल की तरफ
चले गए। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। इसमें ये बताया गया है कि पढ़ाई केवल पुस्तक ज्ञान ही नहीं होता, अनुभवी ज्ञान भी होता, उसके साथ साथ खेल कूद भी हमारे लिए आवश्यक है। रात दिन पढ़ने से कोई अच्छा पढ़ने वाला नहीं होता। धन्यवाद।